वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का मासिक मूल्यांकन यानी मासिक जांच परीक्षा जो है उसके सभी विषयों को मैं क्लियर करूंगा, सभी विषयों को विस्तारपूर्वक अध्ययन कराऊंगा। कक्षा 12 के लिए है, विषय है इतिहास, माह है सितंबर, समय 2 घंटा और पूर्णांक 50 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी चैनल का लिंक भेजें और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहें। आपके सर्वांगीण विकास, आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो उसके लिए करके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो मैं सीधा आंसर बता देता हूं इसका। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है बी नंबर, इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है। अगला सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है आपका मोहनजोदाड़ो, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे 50 से 70 शब्दों में लगभग, और 4 गुना 5 यानी हर एक प्रश्न के 5 अंक हैं, 20 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई? ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 1 नंबर का आंसर मैं बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई? देखिए हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल था। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप जैसे देखें इसके उत्तर में ये भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में भी, पंजाब क्षेत्र में भी फैला हुआ है। यह 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। और आप भी इसमें 1-2 लाइन और बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न लगे हैं, चूँकि 4 ही प्रश्न का आंसर देना है तो 4 प्रश्न का आंसर यहाँ पे ले लेते हैं। महाजनपद से आप क्या समझते हैं? तो महाजनपद से क्या मतलब है, क्या समझते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा महाजनपद। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। छोटे छोटे जनपदों से मिलकर महाजनपद बनते हैं। 16 जनपद, उसमें 16 जनपद थे, तो 16 के 16 ही प्रमुख थे। इसमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली था। जितने भी महाजनपद थे उसमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थे। मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये सभी जो है ना 4 प्रमुख जो महाजनपद हैं, ये अति महत्वपूर्ण महाजनपद हैं। अनुवैदिक काल में महाजनपदों का वर्णन मिलता है, बौद्धिक ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेख से क्या समझते हैं? तो अभिलेख से क्या समझते हैं, इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। यहाँ मैं समझा दूँ कि अभिलेख जो होते हैं ना वो किसी ठोस धातु पे या पत्थर पे उत्कीर्ण मतलब उसको उखेरना, लिखना, जैसे उस पर लिखते हैं तो उस तरह से लिखे गए
पठन सामग्री थे। पठन सामग्री मतलब जिसको देख करके पढ़ा जा सके। प्राचीन काल में इसका उपयोग, प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है, यानी आपके इतिहास से ही इसका उपयोग हो रहा है, प्राचीन काल से हो रहा है। शासक अपना आदेश उत्कीर्ण करते थे और उस पत्थर पे या कठोर जैसी धातु पे शासक जो राजा होते थे वो अपना आदेश को लिखते थे ताकि लोग इसे पढ़ सके और पालन कर सके। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए। उस समय कागज नहीं रहने के कारण पत्थर पे लिखते थे, राजाओं का हर एक क्रियाकलाप उल्लिखित होता था। तो उस समय प्राचीन काल में कागज़ की उपलब्धता नहीं थी, जिस कारण से राजा महाराजा पत्थर पे या ठोस चीज़ों पे लिखते थे ताकि लोग उसे पढ़ सके, अनुशासन उसका अनुपालन कर सके। राजाओं की हर एक गतिविधि जो क्रियाकलाप है वो उल्लिखित होता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगध के नगर प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मगध के नगर प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या होगा, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, संक्षिप्त में आंसर देने हैं तो आप इसे देखें। मगध के नगर प्रशासन, मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान, देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ कि राजनीतिक उत्थान तो वो प्रशासनिक व्यवस्था थी, नगर प्रशासनिक व्यवस्था थी कि राजनीतिक उत्थान होता था उसमें। पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। तो मगध जो है ना वो प्राचीन से ही राजनीतिक उत्थान, पतन और सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। यह बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। ठीक है, तो वहाँ की व्यवस्था कितनी अच्छी रही होगी। यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्थित थी। तो मगध के जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित थी। यहाँ सभ्यता एवं संस्कृति प्रबल थी। तो प्रमुख उदाहरण मिलते हैं सभ्यता और संस्कृति के, तो वहाँ का प्रशासन भी काफ़ी अच्छा था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। तो सिंधु घाटी सभ्यताओं की विशेषता का वर्णन के लिए चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला और संस्कृति, राजनीतिक और सामाजिक संगठन आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक संगठन क्या है, जो विशेषताएं थी, यह सभ्यता लगभग 600 वर्षों तक चलती रही। इससे पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई उच्च केंद्रीय राजनीतिक रहा होगा। ठीक है, इसका फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन सैंधव सभ्यता विशिष्ट वर्ग, कुशार, मध्यम वर्ग, अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग, नगर क्षेत्र में व्यापारी, अधिकारी, सैनिक एवं शिल्पी रहते थे। यहाँ कृषक, कुंभकार, बढ़ई, नाविक, सोनार, जुलाहे तथा श्रमिक थे। आभूषण में सोने, चांदी, मानिक के शौकीन थे सभी। चलिए आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। कृषि में गेहूं तथा जौ के साथ प्रमुख फसलें थी। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधे, ऊंट, बाघ से परिचित थे वहाँ के लोग। शिल्पी एवं उद्योग धंधे में तांबा, टीन, कांसा आदि जो हैं काफ़ी प्रमुख थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें। इसमें 2 प्रश्न लेंगे, चूंकि 3 में से 2 का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न का उत्तर। अब देखें हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, इस सभ्यता के पतन के कारण प्रमुख थे आर्यों का आक्रमण, जल प्लावन, भूकंप, संक्रमण रोग, जनसंख्या में वृद्धि, जलवायु में परिवर्तन, राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन, प्रशासनिक शिथिलता, उत्साह की कमी, बाहरी आक्रमण, स्वाभाविक कारण। इस सभ्यता के अलग अलग जगहों में अलग अलग जगहों के पतन के अलग अलग कारण थे। तो इन सब कारणों को अब 2-3 लाइन करके लिख भी सकते हैं, बहुत बड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।